हेलो एवरीवन, दिस इज महेशपाल। वेलकम्स यू ऑल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फोकस ऑन योर स्टडीज। जैसा कि आप सभी को पता है, ह्यूमन एनाटॉमी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब भी हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो उसमें ब्लड के बारे में चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं आज की क्लास में ब्लड ग्रुप कितने तरीके के होते हैं और उनका क्या क्या काम रहता है, किस किस तरीके से सारी चीज़ें रेगुलेटेड रहती हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊं ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। आप सब इस चीज़ से वाकिफ हैं कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप क्या कितने तरीके का होता है, लेकिन सारी की सारी बात निकल करके आती है कि ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। देखिए, ह्यूमंस में जो आरबीसीज रहती हैं, आरबीसी के सरफेस पर स्पेशल टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद होते हैं और यही ग्लाइकोप्रोटीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए कि किस तरीके का ब्लड ग्रुप होगा। मतलब मैंने आपको क्या बताया है कि जैसे अपने पास में मान करके चलो ये आरबीसी है, तो आरबीसी के सरफेस पर इस तरीके से एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको आपने नाम दिया है ग्लाइकोप्रोटीन। बायोमोलिकुलर नेचर क्या है इनका कि ये हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, इन्हीं ग्लाइकोप्रोटीन्स को आप नाम देते हैं एंटीजन का, राइट। जिस तरीके का एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर मौजूद होगा उस तरीके का ब्लड ग्रुप उस पर्सन में आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होते हैं ह्यूमंस के अंदर में, वो 2 तरीके के देखने के लिए मिलेंगे। एक होता है एबीओ सिस्टम और एक होता है आरएच सिस्टम। अब ये दोनों चीजें क्या है, देखिए ब्रॉडली तो आपको 2 तरीके के इन एबीओ सिस्टम आपको जो ब्लड ग्रुप देखने के लिए मिलेगा वो 4 तरीके का रहता है। और वो 4 तरीकों में कौन कौन सी चीजें निकल करके आती हैं कि जैसे ब्लड ग्रुप ए आपके पास में, देन आपके पास में ब्लड ग्रुप बी रहेगा, फिर आपके पास में ब्लड ग्रुप ए बी और उसके बाद आपके पास है ब्लड ग्रुप ओ। अब इनका मतलब क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जहां पर ब्लड ग्रुप ए निकल करके आता है, इसका मतलब यह है कि इस पर्सन के आरबीसी के सरफेस पर ए टाइप का एंटीजन मौजूद है। जहां पर ब्लड ग्रुप बी निकल करके आता है, इसका मतलब इस पर्सन के आरबीसी के सरफेस पर ब्लड ग्रुप एंटीजन बी टाइप का मौजूद है। जहां पर ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी का मतलब होता है कि यहां पर दोनों तरीके के एंटीजन मौजूद होते हैं। और जहां बात आती है ग्रुप ओ की, ओ मतलब होता है नील। इस चीज को समझ लीजिएगा, ओ मतलब होता है नील। नील मतलब यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। जब एंटीजन मौजूद नहीं है तो ग्लाइकोप्रोटीन की रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगी, और जब ग्लाइकोप्रोटीन की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि यहां पर किसी भी तरीके का ब्लड ग्रुप आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब मैं इसको आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। देखिए, अब जैसे इस चीज को ना यहां समझते हैं बड़े आसान सी लैंग्वेज में। जैसे आपके पास में मैंने आपको बताया कि ब्लड ग्रुप जो रहे ऐसा, यहां ब्लड ग्रुप लेते हैं, यहां एंटीजन लेते हैं, यहां एंटीबॉडी लेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने मान करके चला कि मेरे पास में ब्लड ग्रुप रहे 4, ए बी और ओ। अब बात करता हूं मैं अगर एंटीजन की, तो जिनका ब्लड ग्रुप ए है उन पर एंटीजन भी किस टाइप का होगा, ए का। जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनमें एंटीजन किस टाइप का होगा, बी टाइप का। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है उनमें ए और बी दोनों तरीके का एंटीजन देखने के लिए मिलेगा। और जिनका ब्लड ग्रुप है ओ वालों के अंदर में किसी भी तरीके का एंटीजन देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप यहां सिंपली लिख सकते हैं नो एंटीजन, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत छोटा है पर ये बड़े काम का है, इस चीज को याद रखिएगा। एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जिनका ब्लड ग्रुप ए है उस ब्लड में दूसरे ब्लड के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनते हैं। एंटीबॉडीज का मतलब होता है इस तरह, ये भी ग्लाइकोप्रोटीनेशियस नेचर है, इस तरीके के ग्लाइकोप्रोटीन जो कि एक टाइप के एंटीजन को मारने के काम में आते हैं, ठीक है। तो उनको कहा जाता है एंटीबॉडीज। अब जरा इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनके पास में एंटीबॉडीज किसकी बनेंगी, बी की। जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनके पास में एंटीबॉडीज किसकी बनेंगी, ए की। जिनके पास में ब्लड ग्रुप ए बी है उनके पास में कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। और जिनके पास में ब्लड ग्रुप ओ है इनके पास में दोनों ही तरीके की एंटीबॉडीज बनती हैं, ए एंड बी ऑफ बोथ टाइप। अब इसी टेबल को आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि जिनका ब्लड ग्रुप ए है वो किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं, बात आती है ये। तो जिनका ब्लड ग्रुप ए है दे कैन डोनेट, यहां समझ सकते हैं वो किसको डोनेट कर सकते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको, साथ के साथ में जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको, ठीक है। जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है वो किसको डोनेट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं बी को, वो कर सकते हैं ए बी को। ए बी को क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ए बी में दोनों तरीके के एंटीजन मौजूद है, एंटीबॉडी कोई बनने से रही। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसको डोनेट कर सकते हैं, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है वो सिर्फ और सिर्फ ए बी वालों को ही डोनेट कर सकते हैं। और जिनका ब्लड ग्रुप ओ है वो जाहिर सी बात है ए बी और ओ वो सबको डोनेट कर सकते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, इनको बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर। अब बात आती है कि कौन किससे रिसीव कर सकता है। तो देखिए, अगर मैं रिसीव करने के बारे में बात करता हूं तो जिनका ब्लड ग्रुप ए है वो किससे रिसीव कर सकते हैं, वो ब्लड को रिसीव कर सकते हैं ए से और ओ से। जिनका ब्लड ग्रुप बी है वो किससे कर सकते हैं, बी से और ओ से। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है वो किससे रिसीव करेंगे, वो ब्लड सभी से रिसीव कर सकते हैं, ए से, बी से, ए बी से और ओ से। और जिनका ब्लड ग्रुप ओ है वो सिर्फ ओ से रिसीव करेंगे। इसीलिए ये जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है इसको बोला जाता है, यहाँ लिख सकते हैं ए बी ब्लड ग्रुप को क्या बोला जाएगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये सभी से रिसीव कर लेगा, राइट, बिकॉज इसके पास में
किसी भी तरीके के एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे। ठीक है, ये एक बहुत ही बेसिक सा फंडा है जिसके बारे में हमें समझना पड़ता है। अब थोड़ा सा इसी चीज़ को और ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड करा करके देखते हैं। अब बात आती है कि जीन्स के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो कैसे रहेगा। देखिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर में ये जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, राइट। और साथ के साथ में ये मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल आता है, जहां पर हम एबीओ सिस्टम को पढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोडोमिनेंस कैसे काम करेगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों के जीन्स एक साथ में अगर एक्सप्रेस होते हैं तब जाकर के पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी निकल करके आता है। मैं इसको दूसरे लैंग्वेज में समझाता हूँ किस तरीके से। जैसे आपने कहा कि सर ब्लड ग्रुप अपने पास में ए बी और ओ है, तो यहाँ पर जो जीन्स निकल करके आएंगे पर्सन के पास में, ए के लिए जो जीन्स रहेंगे वो आई ए क्योंकि डिप्लॉयड फेज होता है इसीलिए दो आ सकते हैं, या फिर ये रहेगा आई ए और आई ओ। सिमिलरली फॉर बी तो ये हो जाएगा आई बी, या फिर आप कह सकते हैं आई बी एंड आई ओ। अगर ए बी के बारे में बात करें तो आई ए और आई बी। ठीक है, इस कंडीशन की वजह से इसको बोला जाता है कि सर ये कोडोमिनेंस वाली चीज को दिखाता है। और जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें आप आई ओ रिप्रेजेंट करेंगे या स्मॉल आई रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें याद रखने वाली बात क्या होती है बच्चों, कि जो आई ए या आई बी वाले जीन्स हैं वो स्मॉल आई वाले पर डोमिनेंट होते हैं हमेशा। इसका मतलब कि आई ए और आई बी इनकी तो स्ट्रेंथ एक जैसी है, लेकिन ये दोनों ही डोमिनेंट किस पर हैं, आई ओ या स्मॉल आई वाले पर। इसका मतलब ये है कि किसी भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में अगर ये आएंगे तो सीनियर जीन की चलेगी, जो डोमिनेंट है उसकी बात मानी जाएगी। और ये अपने आप को सिर्फ और सिर्फ कब एक्सप्रेस करेंगे, जब ये रिसेसिव फॉर्म में होंगे, होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। तो ये एक दूसरे तरीके से चीज़ है जिसमें हम ब्लड ग्रुप को समझते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे कई बार पूछने के लिए मिलते हैं इन द नीट, CUET और भी जो तमाम तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी में। अब इसके बाद में जो दूसरा सिस्टम निकल करके आता है, ये तो आपने पढ़ा इसके बारे में, दैट इज अबाउट द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अभी जो दूसरा सिस्टम अपने पास में रहता है, इट इज RH सिस्टम। ठीक है ना, अभी ना RH सिस्टम के बारे में समझिए कि RH सिस्टम के बारे में चीजें किस तरीके से होती हैं। RH सिस्टम काम कैसे करता है कि साइंटिस्ट थे और साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया था रीसस मंकी पर, स्पेसिफिकली REHSUS, रीसस मंकी। रीसस मंकी ये वही है जो हमको अपने घर के आसपास में देखने के लिए मिलते हैं। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो दे आइडेंटिफाइड कि इनके जो RBCs हैं, RBCs के सरफेस पर स्पेशल टाइप के एंटीजन्स मौजूद हैं, और क्योंकि वो स्पेशल टाइप के एंटीजन रीसस मंकी के RBC के सरफेस पर मौजूद थे, इसीलिए उनको नाम दे दिया उन्होंने कि ये क्या है, RH फैक्टर है। अब साइंटिस्ट ने जब रिसर्च करी और सेम चीज आइडेंटिफाई करी ह्यूमंस के अंदर में, तो उन्होंने ये पाया कि हाँ जी, ह्यूमन पॉपुलेशन में लगभग 80% पॉपुलेशन के पास में RH फैक्टर मौजूद होता है, इसीलिए उनको कहते हैं RH पॉजिटिव। और बाकी के जो 20% लोग होते हैं उनको कहा जाता है RH नेगेटिव। ठीक है, इसके बिहाफ पर आप ये देखिए कि आपको दो तरीके की वेराइटीज मिली, दो तरीके की ह्यूमन पॉपुलेशन मिले, और उन दो तरीके की ह्यूमन पॉपुलेशन में किस किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स या किस किस तरीके के लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे कि जिनके पास में भाई 4 ब्लड ग्रुप तो आपने सीधे सीधे से ये पढ़ लिए कि ए बी और ओ होते हैं, लेकिन इसके अलावा ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से भी काम कर जाएंगे। अल्टीमेटली आपके पास में भी जो ब्लड ग्रुप निकल करके आएंगे वो आपके पास में आ जाएंगे, जैसे ए बी और ओ, राइट। अब इनमें भी पॉजिटिव नेगेटिव ये सारी की सारी चीजें निकल करके आएंगी, तो फिर क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। ठीक है, अल्टीमेटली आपके पास में 8 तरीके के ब्लड ग्रुप देखने के लिए मिलेंगे। आप थोड़ा सा इस चीज को समझिए, ये कंडीशन निकल करके आती है, ये सारी चीजें क्यों बताई जा रही हैं, क्योंकि ये कंडीशन निकल करके आती है जिसको कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ठीक है, अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस के बारे में समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, क्लास 11th की NCERT की बुक में ये चीज साफ स्पेसिफाई है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ना कि सिर्फ आपके एकेडमिक्स के लिए बल्कि रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन रखता है। कंडीशन का नाम रहा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। अब इस कंडीशन में होता क्या है, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, इस कंडीशन को समझने से पहले दो एक बातों को ध्यान में रखिएगा कि कभी भी अगर RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव की बात आए तो RH पॉजिटिव फैक्टर डोमिनेंट होते हैं RH नेगेटिव पर। पहले से ही कोई एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, नो एंटीबॉडीज फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, किसी भी बॉडी में किसी भी तरीके की कोई एंटीबॉडीज नहीं होती है, ना पॉजिटिव वालों में ना नेगेटिव वालों में। एंटीबॉडीज कब बनेंगे, हमेशा RH नेगेटिव में, कि RH नेगेटिव के पास में ही एंटीबॉडीज मौजूद रहेंगी। ठीक है ना, एंटीबॉडीज प्रेजेंट। नेगेटिव के अंदर में बनेंगी पॉजिटिव के अगेंस्ट में, पॉजिटिव नेगेटिव में पॉजिटिव डोमिनेंट है। अब इस कंडीशन को कैसे समझना है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे मान करके चलते हैं कि अपने पास में ये मदर है, ठीक है, और अपने पास में ये फादर है, और ये इनका ऑफस्प्रिंग आ गया, ये चाइल्ड आ गया, राइट। अब देखिए जरा ध्यान से इस कंडीशन को समझिए कि अगर मदर जो है RH पॉजिटिव है, मदर RH पॉजिटिव है, और जो फादर है फादर RH नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में जो बेबी का डेवलपमेंट होगा पॉजिटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव, तो बेबी कैसा आ जाएगा, बेबी आएगा RH पॉजिटिव टाइप का, राइट। दूसरी कंडीशन लेते हैं कि अगर माँ RH नेगेटिव है
और फादर भी RH नेगेटिव हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो बेबी आएगा वो क्या आएगा, RH नेगेटिव टाइप का। तीसरी कंडीशन लेते हैं कि अगर माँ RH पॉजिटिव हैं, पिता भी RH पॉजिटिव हैं, तो बेबी भी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव टाइप का। चौथी कंडीशन क्या होती है, चौथी कंडीशन आप इस तरीके से समझिए कि अगर माँ RH नेगेटिव हैं और पिता RH पॉजिटिव हैं, तो ऐसे में जो बेबी आएगा वो आएगा पॉजिटिव टाइप का। सारा का सारा तामझाम इसी चीज़ का है। RH नेगेटिव, अगर माँ RH नेगेटिव है और पिता RH पॉजिटिव है, तो यहीं से सारी की सारी दिक्कतें शुरू होंगी। अब देखिए दिक्कतें किस तरीके की होती हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे नेगेटिव माँ के अंदर में पॉजिटिव बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। और अब इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, फर्स्ट प्रेगनेंसी तो नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड, ड्यूरिंग द कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ 9 मंथ्स, प्लेसेंटा डू नॉट अलाउ इंटरमिक्सिंग ऑफ मैटरनल ब्लड टू द फीटल ब्लड, ठीक है, वो मिक्सिंग को नहीं होने देता है। बट एट द टाइम ऑफ पार्ट्यूरेशन, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, फीटल ब्लड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मदर्स ब्लड, जिसकी वजह से क्या होता है कि माँ की बॉडी के अंदर में RH फैक्टर के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनने लगती हैं, एंड दीज एंटीबॉडीज सस्टेन इनसाइड द ब्लड ऑफ द मदर फॉर अराउंड 3 to 5 years, and that's why in the second pregnancy the problem will begin and the problem will be seen। अब होता क्या है, चीजें ज़रा समझिए कि माँ की बॉडी के अंदर में, यहाँ माँ की बॉडी के अंदर में क्या बनेंगे, एंटीबॉडीज बनने लगेंगे। माँ की बॉडी के अंदर में एंटीबॉडीज बनने लगेंगी, जो कि सेकंड प्रेगनेंसी में बेबी के बॉडी के अंदर में जाकर के उसके RBCs को किल करने लगेंगे, और उसके जब RBCs को किल कर देंगी तो ऐसे बच्चे का जन्म होगा विद द सीवियर एनीमिया, विद द जॉन्डिस, उसमें RBCs का कंसंट्रेशन कम मिलेगा। और जब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन निकल करके आ जाती है तो लिवर का साइज बड़ा हुआ, स्प्लीन का साइज बड़ा हुआ, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। अब ये तो रही समस्या, समाधान क्या होगा कि ये सारी की सारी चीज़ें डॉक्टर कंसिडरेशन में होती हैं, पूरी प्रेगनेंसी डॉक्टर की देखरेख में होगी, और इसमें एंटी रोगम टाइप की जो दवाएं हैं वो सारी की सारी दी जाती हैं, ताकि माँ की बॉडी के अंदर में जो एंटीबॉडीज हैं इनको सप्रेस किया जा सके, और जो सेकंड प्रेगनेंसी में बेबी है, वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई मदर वही रहनी है, फादर वही रहने हैं, इनका ब्लड ग्रुप चेंज नहीं होगा, तो हर प्रेगनेंसी में इस तरीके की दिक्कत देखने के लिए मिलेगी। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी दैट मस्ट बी नोन बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ओके, अब ये सारी की सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताई हैं, दिस ऑल एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर, ठीक है। आप चाहें तो इस चीज को यहाँ पढ़ सकते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में, बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस के बारे में बताया हुआ है, राइट। वही सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ में अभी में शेयर की हैं, कि भाई एक ऐसा ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है कि जहाँ पर आप ये देखते हैं कि नेगेटिव मदर, RH नेगेटिव मदर के अंदर में RH पॉजिटिव बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, जिससे कि बेबी के अंदर में RBCs का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, राइट। तो ये थी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से आप लोग के लिए। होप यू गेट द इन्फॉर्मेशन इन द सेम मैनर एज इट इज डिलीवर्ड टू यू। फॉर द मोर कंसेप्ट्स, सब्सक्राइब अस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।